बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चा सी? ठीक ठाक है। अच्छा जी, पैथोलॉजी में अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन को हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है, और इसकी जो एक किस्म है जो कि जल्दी होती है इन्फ्लेमेशन और जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन तब होती है कि जब कोई इंजूरियस स्टिमुलाई जो है वो आपकी बॉडी में आता है, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो शुरू हो जाती है। बॉडी अपना रिस्पांस देती है, वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड सप्लाई उस एरिया में जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो उस जगह पे मूव करते हैं, ठीक है जी। ल्यूकोसाइट्स उस जगह पे मूव करते हैं, कीमोटैक्सिस होती है, ठीक है जी। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, मतलब कि ये मिनट्स के लिए हो सकती है, ये घंटों के लिए हो सकती है, या ये चंद दिनों के लिए हो सकती है। तो अगर इंजूरियस स्टिमुलाई जो है वो ख़त्म नहीं होता एक्यूट इन्फ्लेमेशन से, या इंजूरियस स्टिमुलाई परसिस्टेंट है, तो फिर जो है एक ऐसी किस्म इन्फ्लेमेशन की शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सो उसके बाद फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फ्लेमेशन की दूसरी बड़ी किस्म है। इसमें ये होगा कि ये देर से शुरू होगी लेकिन देर तक रहेगी, ठीक है ना। इसके भी कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी जो है वो मराहिल हैं इसके, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है ये कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये एक सीरीज़ है रिएक्शंस की। तो इसी तरह से जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है इसकी भी जो रिएक्शंस है इनकी भी आगे फिर सीरीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है ये चल रहे हैं इसी तरीके से, जो कि अब हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इनको देखेंगे। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो एक ऐसा रिस्पांस है जो कि प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, मतलब कि जो वीक्स के लिए हो, जो मंथ्स के लिए हो, एक ऐसा रिस्पांस है जो कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है इन्फ्लेमेशन में, जिसके अंदर जो टिश्यू इंजरी है वो हो जाती है। बल्कि अब टिश्यू की जो इंजरी है या जो इंजूरियस स्टिमुलाई है वो कम अरसे के लिए नहीं रहेगा, वो लंबे अरसे तक के लिए रहेगा। मतलब कि वो वीक्स के लिए हो सकता है, वो मंथ्स के लिए हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि अब जो टिश्यू जो जिस टिश्यू की इंजरी हुई है वो दोबारा अब अपनी रिपेयर की जानब जो है वो आएगा, ठीक है ना। रिपेयर होने की तरफ जो है वो आता है। और इसमें क्या होता है कि अब टिश्यू इंजरी, इन्फ्लेमेशन और रिपेयर ये दोनों साथ साथ चल रही होती हैं। एक साइड से इन्फ्लेमेशन भी चल रही होती है और दूसरी साइड से टिश्यू की रिकवरी जो है या रिपेयर वो भी साथ साथ हो रही होती है, ठीक है ना। सो ये वेरिंग कॉम्बिनेशंस में हो रही होती हैं। बेटा वेरिंग कॉम्बिनेशन में से मुराद ये होता है कि कभी तो मतलब कि टिश्यू की जो इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा हो सकती है, और कभी ऐसा हो सकता है कि जो रिपेयर वाला प्रोसेस है वो ज़्यादा हो रहा और इन्फ्लेमेशन वाला जो है वो कम हो रहा। तो इन दोनों के दरमियान मुख्तलिफ़ तरह की निस्बत हो सकती है। तो इसको वो कह रहे हैं कि इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस, तो ये डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशंस के हिसाब से जो है ये आपस में इकट्ठे रहते हैं। उसके बाद आ जाएंगे जी काजेज़ ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है उसके भी फिर आगे स्टेप्स हैं, उसके आगे जो मराहिल हैं वो हैं। इसमें सबसे पहले देखें परसिस्टेंट इन्फेक्शन। अब देखें जी, कोई भी अगर इन्फेक्शन जल्दी आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उससे जो होने वाली इन्फ्लेमेशन होगी वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही कहलाएगी। अगर वो इन्फेक्शन लंबे अरसे तक रहता है, वो इंजूरियस स्टिमुलाई
या ऑफेंडिंग एजेंट जो है वो एक ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है उस एरिया के अंदर, तो फिर उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंट किसको बोलते हैं? लगातार। सो जो परसिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी। ज़ाहिर बात है कि वो जो ऑफेंडिंग एजेंट है वो देर तक पड़ा रहेगा, वीक्स तक, मंथ्स तक, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो इन्फ्लेमेशन है वो एक्यूट से क्रोनिक की जानब चली जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू एरेडिकेट, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको बॉडी से निकालना बहुत मुश्किल है, जिनके अंदर माइकोबैक्टीरिया आ जाता है, कुछ वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं और पैरासाइट्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें माइकोबैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई और पैरासाइट्स हैं, ये अगर लंबे अरसे तक पड़े रहते हैं तो फिर क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमेशा जो है एक इम्यून रिएक्शन को जो है वो शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, लेकिन एक ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि लंबे अरसे तक रहता है। हाइपर सेंसिटिविटी से मुराद ये है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पांस देना शुरू कर देती है ऑफेंस के अंदर, ठीक है ना। तो जब नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पांस आपकी बॉडी की तरफ से आ जाएगा तो उसको फिर हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। सो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस समटाइम्स टेक अ स्पेसिफिक पैटर्न कॉल्ड अ ग्रेनुलेमस रिएक्शन। अब जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये बाज़ औक़ात जो है एक ख़ास तरह का पैटर्न या एक ख़ास तरह का जो है वो रास्ता अख्तियार करती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलेमस रिएक्शन। ठीक हो गया। सो एक अनरिजॉल्व्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। बात समझ गए आप बेटा? अगर तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का इलाज हो जाए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है उस पर काबू पा लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता या नहीं पाया गया तो फिर वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वो कह रहा है कि अनरिजॉल्व से मुराद है कि ऐसी एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिसका इलाज ना किया गया हो तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जो एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लंग्स के, जो कि क्रोनिक लंग एब्सेस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक हो गया कि अगर वो जो लंग्स के इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं अगर उनका इलाज ना किया जाए तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं क्रोनिक इन्फेक्शंस के अंदर, बल्कि लंग एब्सेस के अंदर, लंग्स के अंदर पस पड़ जाएगी भी पड़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया इसका कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक पड़ा रहेगा तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। सेकंड क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन के लिए इम्यून सिस्टम की, मतलब कि इम्यून सिस्टम की जो है वो एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन करवा देती है, मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा, एक्सेसिव कहते हैं नॉर्मल से ज़्यादा। अब जो इम्यून सिस्टम ने जो रिस्पांस देना था वो तो देना ही देना है, अगर उससे ज़्यादा रिस्पांस देना शुरू कर देगा इम्यून सिस्टम तो उसको कहेंगे एक्सेसिव। सो जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये आम तौर पे नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो रिस्पांस देना शुरू कर देती है, इनअप्रोप्रिएट भी होता है। सो ख़ास कंडीशंस के अंदर इम्यून रिएक्शंस में क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल का जो इम्यून रिएक्शन है वो उसके अपने ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, मतलब कि अपने ही सेल्स को एज अ फॉरेन सेल्स कंसीडर करके उनके अगेंस्ट, एज अ एंटीजन कंसीडर करके उनके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन देना शुरू कर देता है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो बॉडी है वो अपने ही सेल्स के अगेंस्ट वर्किंग करना शुरू कर देती है। इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। सो इसमें क्या होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती हैं। ऑटो आपको मतलब है कि पता है कि सेल्फ को कहते हैं। सो ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होंगी जो खुद ब खुद से स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि अपनी ही बॉडी के अंदर जो है
अपने ही सेल्स जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। सो इस कंडीशंस में क्या होगा कि ऑटो एंटीजन्स जो हैं वो सेल्फ परपिचूटिंग इम्यून रिएक्शन जो है वो शुरू करेंगी, जो कि क्रोनिक टिश्यू डैमेज और इन्फ्लेमेशन तक जो है उसको ले जाएगा। एग्जांपल्स इसकी क्या है? एग्जांपल इसके हैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गैंठिया भी बोलते हैं। सो ये इसकी एग्जांपल है। इम्यून रिस्पांस जो कि कॉमन इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस के अगेंस्ट हो सकते हैं, वो रिज़ल्ट होंगे एलर्जिक डिजीज़ का या ब्रोंकियल एस्थमा का। मतलब कि अगर ब्रोंकियल एस्थमा है या एलर्जिक डिजीज़ हैं तो इनकी वजह से जो है इम्यून रिस्पॉन्सेज आएंगे जो कॉमन इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस है उसके अगेंस्ट। तीसरा है टॉक्सिक एजेंट्स। टॉक्सिक एजेंट्स क्या है देखें, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स। अगर आप लंबे अरसे तक जो पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स हैं उनके साथ आपका एक्सपोजर रहता है, यहाँ तक कि वो एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं, वो एंडोजीनियस भी हो सकते हैं, मतलब कि बाहर से आने वाले या अंदर से कोई भी अगर टॉक्सिक एजेंट्स हैं, अगर वो पोटेंशियली टॉक्सिक हैं, उनके साथ अगर आपका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है तो फिर क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो एक्सोजीनियस एजेंट जो हैं वो ख़ास तौर पे कौन से होते हैं, वो सिलिका हो सकता है या कोई नॉन डिग्रेडेबल जो है अमाइंस हो सकते हैं, या फिर ऐसा मटेरियल हो सकता है, इनएनिमेट मटेरियल हो सकता है जो कि आप बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, नॉन डाइजेस्टेबल, या फिर वो ऐसा मटेरियल जब आप इनहेल करेंगे सांस के ज़रिए या खाने के ज़रिए, ठीक है ना, वो अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहता है तो वो एक जो है बीमारी को शुरू करवा सकता है। जैसे कि अभी उसने एग्जांपल दी है कि जब आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कोई ऐसा एलिमेंट इनहेल करते हैं, सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं, तो आपको लंग्स डिजीज़ जो है वो हो सकती हैं, जैसा कि सिलिकोसिस। सो उसके बाद है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसकी वजह है। देखें एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ थॉट टू बी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ये आप क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है आर्टीरियल वॉल्स का, ठीक है ना। सो इट इज़ थॉट टू बी द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है आर्टीरियल वॉल का, मतलब कि आर्टरी की जो वॉल्स हैं उनका एक क्रोनिक जो है वो प्रोसेस है, या एटलीस्ट इनके किसी हिस्से का। इसमें क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में जो कोलेस्ट्रॉल है या जो लिपिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि ज़ाहिर बात है बेटा, जब ये अब्जॉर्ब होते हैं लिपिड्स तो किस में जाते हैं, खून के अंदर ही शामिल होते हैं ना। तो खून में अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर बैठना शुरू कर देंगी, अंदर की जाना खून की नालियों को तंग करना शुरू कर देंगे, अंदर इनकी लेयर्स बन जाएंगी, खून की नाली का जो रास्ता है खून का वो तंग होता जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और कार्डियक डिजीज़ जो है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखेंगे, ये तो थे काजेज़। अब हमने देखने हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के जो मार्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे मोनोन्यूक्लियर सेल्स के साथ, जिसमें उन मोनोन्यूक्लियर सेल्स में मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स होंगे। इसके अलावा मैक्रोफेजेस हैं जो कि प्रोफेशनल फेगोसाइट्स हैं और वो एक्ट करते हैं एज अ फ़िल्टर, मतलब कि किसी ख़ास मैटर के लिए एज अ फ़िल्टर काम करेंगे, या फिर माइक्रोब्स के लिए, या फिर सेंसेंट सेल्स के लिए। सो इसके अलावा वो काम करते हैं एज फैक्टर सेल्स जो कि माइक्रोब्स को एलिमिनेट करते हैं सेलुलर और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेस के अंदर। सो इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन्फ्लेमेशंस के अंदर और रिपेयर के अंदर। सो मैक्रोफेजेस जो हैं वो
टिश्यू सेल ड्राइव हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स के बोन मैरो के अंदर, और प्रोजेनिटर सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक यॉक के अंदर, यॉक सैक के अंदर, और फीटल लीवर के अंदर अर्ली डेवलपमेंट में। क्योंकि जो मैक्रोफेजेस हैं वो टिश्यू सेल्स हैं जो कि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से आएंगे बोन मैरो के, और प्रोजेनिटर सेल्स के आएंगे एम्ब्रियोनिक यॉक सेल्स के, और जो फीटल लिवर है वो अर्ली डेवलपमेंट में हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये बोन मैरो है, इसमें से हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल बनते हैं। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल या प्रोजेनिटर सेल्स ही की आगे डिफ्रेंशिएशन से बेटा डिफरेंट तरह के जो ब्लड सेल्स हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं या दूसरे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह, वो प्रोड्यूस होते हैं। सो ब्लड मोनोसाइट्स आ जाएंगे। मोनोसाइट्स के बाद एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज हैं, वो इन्फ्लेमेशन में अगर जो है वो चले जाते हैं स्किन में या इंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो फिर जो रेजिडेंशियल टिश्यू होंगे मैक्रोफेजेस के, उसको फिर हम कहते हैं कफर सेल्स। वो अच्छा, अगर मैक्रोफेजेस हैं वो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होंगे जिसको हम माइक्रोग्लिया कहते हैं, तो इसको फिर हम जो है वो कफर सेल्स जो है ये भी बोलते हैं। इसी तरह से अर्ली स्टेजेस में जो यॉक सैक है, जो यॉक सैक है इसमें देखें प्रोजेनिटर यॉक सैक होगा फीटल लिवर का, वो भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये एक नॉर्मल मोनोसाइट्स है, और मोनोसाइट जो हैं वो फिर जब ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर हम इसको मैक्रोफेजेस कहेंगे। अब यहाँ पर देखा गया मैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फेगोसाइट्स इन स्टेडी स्टेट, सम टिश्यू मैक्रोफेजेस include the microglia and alveolar macrophages may be derived from embryonic precursors and populate the tissues. So the development of macrophages from the hematopoietic precursors and monocytes may be more prominent when the tissue macrophages need to increase the replace. सो यहाँ पर उन्होंने ये दिखाया गया, मॉर्फोलॉजी दिखाई गई मोनोसाइट्स की और मैक्रोफेजेस की। दूसरा इसमें आ जाएगा बेटा टिश्यू डिस्ट्रक्शन। सो ये कब इंड्यूस होगी? ये तब इंड्यूस होगी जबकि कोई परसिस्टेंट ऑफेंडिंग एजेंट जो है वो रहता है, मतलब कि एक ऐसा ऑफेंडिंग एजेंट, एक ऐसा जरासीम जो कि बहुत लंबे अरसे तक रहेगा। और अटेम्प्ट्स एट हीलिंग, फिर क्या होगा, जारी बात है, अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एक ऐसी टाइप है इन्फ्लेमेशन की जो कि परसिस्टेंट या प्रोलॉन्ग्ड जो है ऑफेंडिंग एजेंट के होने से होगा, और इसमें इन्फ्लेमेशन और इसके साथ साथ जो रिपेयर है, इन्फ्लेमेशन और रिपेयर ये दोनों एक साथ ही होंगे। मतलब कि इन्फ्लेमेशन भी साथ साथ ही होती रहेगी और जो बॉडी का रिपेयर सिस्टम है वो भी साथ साथ ही होता रहेगा। तो ये मतलब कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो दोनों प्रोसेस हैं वो बिल्कुल ही एक साथ ही होते रहेंगे, ठीक है ना। सो ये है, सो बिकॉज एंजियोजेनेसिस बाय कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू अकॉम्प्लिश्ड बाय एंजियोजेनेसिस, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी रिप्लेसमेंट की जाती है डैमेज टिश्यू के साथ एंजियोजेनेसिस के जरिए। बेटा एंजियोजेनेसिस कहते हैं नई ब्लड वेसल्स का बनना, उनकी प्रोलिफरेशन के लिए मतलब के ज़रिए, मतलब कि प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इन पार्टिकुलर फाइब्रोसिस, या फिर ख़ास तौर पे फाइब्रोसिस में। क्योंकि एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोसिस जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं वॉन्ड हीलिंग और रिपेयर के, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चूँकि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोसिस होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो है वो रिपेयर का भी काम हो रहा होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अभी डेफिनेशन में भी उसने कहा है कि एंजियोजेनेसिस के साथ अपना इन्फ्लेमेशन के साथ साथ रिपेयर जो है वो भी होगी। तो ये मुख्तलिफ निस्बत के साथ हो सकती है, मतलब कि कभी तो रिपेयर का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो सकता है या कभी इन्फ्लेमेशन जो है उसका प्रोसेस तेज़ हो सकता है। ये मुख्तलिफ निस्बत के ज़रिए हो सकती है। उसके बाद सेल्स और केमिकल मेडिएटर्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के देखें। कॉम्बिनेशंस ऑफ ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशंस
tissue damage and fibrosis that characterize the chronic inflammation is the result of local activation of several cell types and the production of the mediators. देखिए वो कह रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है ल्यूकोसाइट्स इन्फिल्ट्रेशन की जिसमें टिश्यू डैमेज है और फाइब्रोसिस है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, वो किसका रिज़ल्ट होगा? वो एज अ रिज़ल्ट होगा लोकल एक्टिवेशन का मुख्तलिफ़ तरह के जो सेल्स हैं उनकी जो लोकल एक्टिवेशन है उसका रिज़ल्ट होगा, या फिर जो केमिकल मेडिएटर्स हैं उनकी प्रोडक्शन का। सो रोल ऑफ मैक्रोफेजेस देखें आप, मैक्रोफेजेस का क्या किरदार है? द डोमिनेट सेल्स इन मोस्ट क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में जो डोमिनेट सेल्स होंगे वो कौन से होंगे बेटा? मैक्रोफेजेस होंगे। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ज़्यादातर मैक्रोफेजेस डोमिनेट सेल्स होते हैं और एक्यूट में बेटा होते हैं न्यूट्रोफिल्स। सो मैक्रोफेजेस क्या होंगे? मैक्रोफेजेस कंट्रीब्यूट टू द रिएक्शन बाय सेक्रेटिंग द साइटोकाइनिन्स। ये रिएक्शन के साथ इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये साइटोकाइनिन जो है ये रिलीज़ करते हैं और ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, जो कि वेरियस सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स को। ठीक है जी, मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और फॉरेन इन्वेडर्स को जो है वो ख़त्म करेंगे और टिश्यूज़ को भी ख़त्म करेंगे और दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ख़ास तौर पे टी लिम्फोसाइट्स को। तो ये जनाब इनका रोल है। कुछ जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की किस्म जो है वो उसमें जिसमें कि इम्पॉर्टेंट पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेनेसिस होती है डिजीज़ की, तो ये कन्वेंशनली हम जो है वो ये कंसीडर करते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, एल्ज़ाइमर डिजीज़ हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप 2, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ है और कुछ कैंसर्स हैं। तो वो कह रहा है कि ये कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की जो किस्में हैं इसको हम इनकी जो पैथोजेनेसिस है वो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इसके अलावा सर्कुलेटिंग सेल जो हैं इस लाइनेज के जो हैं उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। मैक्रोफेज जो हैं वो नॉर्मली डिफ्यूज़ करते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। वो स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर होते हैं किसी ऑर्गन की, जैसा कि लिवर में होंगे तो वो कफर सेल्स कहलाएंगे, स्प्लीन में भी हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स में होंगे तो साइनस हिस्टियोसाइट्स कहलाएंगे, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे तो माइक्रोगियल सेल्स जो है वो कहलाएंगे, लंग्स में होंगे तो एल्वियुलर मैक्रोफेजेस कहलाएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह से उनके नाम हैं। अब देखें दो मेजर पाथवे होते हैं एक्टिवेशंस के, मैक्रोफेजेस के एक्टिवेशन के। एक होता है क्लासिकल और दूसरा होता है अल्टरनेट पाथवे। तो क्लासिकल या क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस देखें जिसमें M1 है, इससे क्या होगा कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आएंगी या नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा और लाइसोसोमल एंजाइम्स आएंगे, तो फिर जो माइक्रोबिसाइडल एक्शंस होंगे और फेगोसाइटोसिस होगी और किलिंग होगी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की और फंजाई की। ठीक है ना। और दूसरी जानब क्या हो सकता है कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 23 वो काम कर सकते हैं, कीमोकाइन जो हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं और वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो हैं वो शुरू करवा सकते हैं। या फिर अगर माइक्रोब्स आएंगे जैसा कि इंटरफेरॉन गामा है या इंटरल्यूकिन 13 है या इंटरल्यूकिन 4 है, इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा या कम होने से जो है वो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो सकता है। जबकि इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 4 की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो फिर दूसरा है जो पाथवे उसको हम M2 कहते हैं, वो अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का जो पाथवे है वो है। इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जैसे कि ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा या इंटरल्यूकिन 10 या ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है, तो अगर ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है वो आएगा तो इसमें टिश्यू रिपेयर या फाइब्रोसिस के चांसेस जो है वो होते हैं इसमें, और जो इंटरल्यूकिन 10 और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स जो है हो सकते हैं। तो क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन पाथवे को आप देखें, क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन पाथवे, जो क्लासिकल जो पाथवे है
ये इंड्यूस किया जाता है माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के, जैसे कि एंडोटोक्सिन। सो इसके अलावा जो TLRs हैं और कुछ दूसरे सेंसर्स हैं T सेल्स के, वो उनके ज़रिए सिग्नल्स आते हैं। तो जैसे कि साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन, गैमा है। तो कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं इसके अंदर, मतलब कि जिसमें क्रिस्टल्स हो सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है। बहुत ही क्लासिकली एक्टिवेटेड जो है M1 पाथवे, उसमें मैक्रोफेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जो कि क्या करते हैं, अप रेगुलेट करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स को। और जो मैक्रोफेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके डिफेंस के अंदर, और अगेंस्ट द माइक्रोब्स, मतलब कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं मैक्रोफेजेस। और इसके अलावा वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो सेम एक्टिवेटेड सेल जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो इंजरी करवा सकें नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि इस तरह के जो सेल्स हैं वो नॉर्मल टिश्यू के अंदर भी इंजरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा अल्टरनेटिव मैक्रोफेज एक्टिवेशन। ये साइटोकाइंस अदर देन इंटरफेरॉन, गैमा, जैसा कि इंटरल्यूकिन 4 और 13 है, इसके अलावा जो है वो इंड्यूस होगा T लिम्फोसाइट्स के ज़रिए और दूसरे सेल्स के जरिए। सो दे जो ये वाले जो मैक्रोफेजेस हैं ये आर नॉट एक्टिवली माइक्रोबिसिडल, मतलब कि ये माइक्रोब्स को किल नहीं करते। और जो साइटोकाइंस हैं वो एक्चुअली इनहिबिट कर सकती हैं क्लासिकल पाथवे को। सो प्रिंसिपल फंक्शंस जो हैं वो अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड या M2 मैक्रोफेज जो है वो होता है टिश्यू रिपेयर, ठीक है, टिश्यू रिपेयर होगा इससे। इसके अलावा देखें ये सेक्रीट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, एक्टिवेट करेगा फाइब्रोब्लास्ट को और स्टिमुलेट करेगा कोलेजन सिंथेसिस को। सो प्रोडक्ट्स जो हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस के वो एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं इंजूरियस एजेंट्स को, जैसे कि माइक्रोब्स हैं। उसके बाद इनिशिएट करते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जो कि रिपेयर वाला है। और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत ज़्यादा टिश्यू इंजरी के लिए भी और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए भी। नेक्स्ट देखें फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं वो हैं फेगोसाइट्स की टाइप्स हैं, और जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं वो इंजेस्ट करते हैं और माइक्रोब्स को इंजेस्ट भी करेंगे, और इसके अलावा एलिमिनेट करेंगे डेड टिश्यूज़ को। जो मैक्रोफेजेस हैं वे एक ऐसे प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं जिसको हम टिश्यू रिपेयर करते हैं, और इसमें जो है वो स्कैर फॉर्मेशन और फाइब्रोसिस जो है वो शामिल है। तो जो मैक्रोफेजेस हैं वो मेडिएटर रिलीज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन के, जैसे कि साइटोकाइंस हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ये इंटरल्यूकिन 1 है वो, या फिर कीमोकाइंस हैं, ठीक है ना। तो और कुछ इसके अलावा इयोसिनोफिल्स जो हैं, काइनोसाइनोइड्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो मैक्रोफेजेस हैं वो सेंट्रल हैं टू द इनहिबिशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, मतलब कि जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है उसमें सबसे जो दरमियान में है वो ये हैं, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को शुरू भी करवा सकते हैं और बंद भी। सो मैक्रोफेजेस जो है वो उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह की एंटीजन जो है वो लगी होती हैं टी सेल्स को या टी लिम्फोसाइट्स के लिए, और वो रिस्पॉन्स करते हैं सिग्नल भेज के टी सेल्स को, ठीक है जी। सो इस तरह से जो है ये प्रोसेस शुरू होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फीडबैक लूप that is essential for the defense against the many of the disorders by cell mediated immune responses, ठीक है ना। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज में ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है तो देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स देख लें। जो माइक्रोब्स हैं और जो दूसरे इन्वायरमेंटल एंटीजेंस हैं वो एक्टिवेट करते हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स को, जो कि एम्पलीफाई करते हैं और प्रोपेगेट करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को। मेजर फंक्शन लिम्फोसाइट्स की क्या है, वो एडाप्टिव इम्यूनिटी में मीडिएटर्स का काम करते हैं। इसके अलावा वो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ये सेल्स आमतौर पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मौजूद होते हैं, जो कि जब उनको एक्टिवेट किया जाता है तो फिर क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है
बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट और स्वेयर होने के जो है वो चांसेस होते हैं या उसकी जान दे देते हैं। इसके अलावा ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन जो है वो डिपेंड करती है लिम्फोसाइट्स के ऊपर और रिस्पॉन्स के ऊपर। सो द lymphocytes may be dominant during may be dominant population, वो डोमिनेट हो सकती है पॉपुलेशन के ऊपर। कैसे? डोमिनेट पॉपुलेशन इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ठीक है ना। तो ज़्यादा अरसे तक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को नहीं होने देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है कि नेक्स्ट जो है इसमें कुछ और सेल्स हैं जिसमें एओसिनोफिल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं इम्यून रिएक्शंस में आईजीई एंटीबॉडीज़ के साथ, या फिर जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस के साथ। एओसिनोफिल जो हैं उनमें बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स हैं वो बनते हैं, जो उनके अंदर जो है ज़्यादातर प्रोटीन होती है और कुछ स्पेसिफिक कैटायंस प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी अपने इदारे को या जहाँ पर उन्होंने रिसर्च सेंटर बनाया हुआ दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एओसिनोफिल जो हैं वो फ़ायदा दे सकते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अंदर, क्योंकि एओसिनोफिल ज़रा सा बेनिफिट, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन अगर होगी है तो उसमें वो फ़ायदा आपको दे सकते हैं। फिर मास्ट सेल्स हैं, ये ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ जुड़े होते हैं, ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों इन्फ्लेमेशन में हिस्सा लेंगे। और जो मास्ट सेल्स हैं वो उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो होता है, और ये भी जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। ये बेटा आप साथ ही इसकी जो लाइनें हैं वो पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रोफिल जो है इसका भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल ही आसान है। जिस तरह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, इसमें अभी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है आ गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल बात है। फिर भी अगर बात समझ आ गई तो काइंडली आप पूछ लीजिए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।